स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर फेडरलिज्म। और जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। किस तरीके से फेडरलिज्म को रियलिटी में प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इसको हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। जब कहीं शब्द ही नहीं लिखा आपने फेडरल होने का, तो फिर इंडिया को कौन सी चीजें फेडरल बनाती हैं, वो सारी चीजें तो हम देख चुके हैं। बट अब रियलिटी में इस फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली 3 चीजों से इसको समझेंगे। सबसे पहले बच्चों, हमारे जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करा गया है इंडिया के अंदर, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की बाउंड्रीज जो है, जो स्टेट्स के बॉर्डर्स है, उनको क्रिएट करा गया है, उसको समझेंगे। फिर इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है उसको देखेंगे, और लास्टली जो सेंटर और स्टेट के बीच का रिश्ता है, रिलेशन है, उसको भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, यहां लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट एंड इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है बच्चों। आपने संविधान के अंदर ऑल्दो जो भी प्रिंसिपल्स लिखे हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो बनाया है, वो डेफिनेटली बहुत नेसेसरी है, लेकिन असल में वो चीजें इंप्लीमेंट हो पाती है कि नहीं हो पाती, इस चीज से हमें फेडरलिज्म का सक्सेस पता चलता है ना। तो काफी नहीं है, सिर्फ लिख देना काफी नहीं है, बल्कि हमारे देश के अंदर बच्चों डेमोक्रेसी का होना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का होना उस चीज को सक्सेसफुल बनाता है, फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को सक्सेसफुल बनाता है। तो चलिए सबसे पहली चीज पर आ जाते हैं, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अभी भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमें क्या करना था, प्रिंसली स्टेट्स को भी शामिल करवा लिया। बट फिर एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि अभी हमें स्टेट्स के बच्चों बाउंड्रीज जो हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनको रीड्रॉ करना था, फिर से जो है डिफाइन करना था, क्योंकि पहले बहुत अटपटे किस्म के जो है बॉर्डर्स और बाउंड्रीज बन रखे थे। अब देखिए कैसे किया जाता है ये स्टेट्स का क्रिएशन। Many old states have vanished, many new states have been created, areas, boundaries, names of the states have also been changed. अगर पहले का मैप उठा के देखें और आज का मैप उठा के देखें तो आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा कि पहले जो स्टेट्स थे और एरियाज थे वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और एक अलग सा ही मैप में हमें अलग ही एरियाज दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो एरियाज हैं, नेम्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो चेंज हो चुकी हैं स्टेट्स की। ऐसा क्यों हुआ? So in 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. ठीक है, तो नए स्टेट्स को क्रिएट करने के लिए पुरानी जो बाउंड्रीज है उनको चेंज कर दिया गया था। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ऐसा इसलिए करा गया ताकि जो लोग एक भाषा में बात करते हैं वो एक स्टेट में रह सके। क्यों, ऐसा क्यों? देखो, some states were created to recognize differences based on culture, ethnicity, geography. बच्चों, मैक्सिमम इंडिया के स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करे गए हैं कि जो लोग एक भाषा बोलते हैं वो एक ही स्टेट का हिस्सा बन के रह सके। जैसे कि अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं, अगर हम गुजरात की बात करें गुजराती, है ना, तमिल बोलने वाले लोग तमिलनाडु में। तो इस तरीके से जो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं वो एक स्टेट में रहे। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी स्टेट्स को क्रिएट करा गया। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी के बेसिस पर भी क्रिएट करा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हो गए, ठीक है, जैसे झारखंड भी हो गया। तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनको कि उनके कल्चर, एथनिसिटी या ज्योग्राफी के बेसिस पर भी क्रिएट करा गया, नहीं तो मैक्सिमम लैंग्वेज के बेसिस पर क्रिएट करे गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो ना, बात कुछ ऐसी थी कि डिमांड आने लगती है कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करो। हमारे जो लीडर्स थे वो डरे हुए थे, वो कहते कि भाई अभी अभी हमने इतना बुरा पार्टीशन देखा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, विच वॉज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब यहां से डिमांड आ गई है कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट कीजिए। कल को अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट कर दिया और लोग एक दूसरे से झगड़ने लग गए, लड़ने लग गए, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। तो लीडर्स ना, दैट इज व्हाई दे वर वेरी कॉन्शियस अबाउट डूइंग दिस। उनको लगा कि इससे लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, ये सब हो सकता है, तो बहुत टाइम तक वो रुके रहे। बट देन व्हेन बच्चों states were created on the basis of language, when the linguistic states were created, it actually proved to be quite successful. आप खुद सोचिए, जब एक भाषा बोलने वाले लोग एक स्टेट में रहते हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एफिशिएंट तरीके से हो सकती है, काफ़ी आसानी से हो सकती है ना। तो वही वाली चीज़ हमें हेल्प करी और इससे ना तो हमारे देश की यूनिटी खराब हुई, ना उस पर कोई आँच आई, और आज हमारा देश इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स की क्रिएशन से काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को। बट हमारे हाँ नेशनल लीडर्स पहले बहुत डरे हुए थे, बट फिर बाद में उनको भी पता चला कि इससे तो हमारी यूनिटी बल्कि बढ़ गई है। ऑलराइट, सो वी क्रिएटेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नाउ
नेक्स्ट थिंग दैट कम्स हियर इज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब आप लोगों में से ना बहुत बच्चों को, जब तक आप ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, बच्चों को क्या बड़ों तक को आप उनसे भी पूछोगे ना तो वो भी ये गलत आंसर देंगे। हमें लगता है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, बल्कि पता है रियलिटी क्या है कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है बच्चों। हमारे देश में किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि भारत देश में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, इतनी डाइवर्सिटी है। अगर किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना देंगे तो बाकी लोग गुस्सा हो जाएंगे। और वैसे भी बच्चों हिंदी सिर्फ मात्र अप्रोक्सीमेटली 40% लोगों की मातृभाषा है, तो उस बेसिस पे उसको नेशनल लैंग्वेज तो नहीं बना सकते हैं हम। तो देखिए, हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी लैंग्वेज जो है उसको नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी को ना अपने ऑफिशियल कामों के लिए रखा है, पेपर वर्क हो गया, एग्जाम वगैरह, इन सब चीजों के लिए रखा है। बट Hindi is just an official language, it is not the national language, and no language is our country's national language. किसी को दर्जा नहीं मिला है नेशनल लैंग्वेज का। साथ ही में हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। तो बच्चों टोटल हमारी 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस मौजूद हैं हमारे संविधान के अंदर। स्केड्यूल लैंग्वेजेस का मतलब है वो लैंग्वेजेस जिसमें आपका ये गवर्नमेंट एग्जाम, ऑफिशियल पेपर वर्क आप अपने एरिया में उस भाषा में कर सकते हो जो लोकल लैंग्वेजेस है वहां की। तो 22 लैंग्वेजेस इन टोटल इंक्लूडिंग हिंदी आर द स्केड्यूल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि स्टेट्स की भी खुद की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। ठीक है, स्टेट्स की भी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसमें आप एग्जाम वगैरह लिख सकते हैं, गवर्नमेंट पेपर वर्क, ये सारी चीजें कर सकते हो। ऑल राइट, उसी के साथ बच्चों हम लोग देखते हैं द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश आल्सो फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965। मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूज। हमारे जो लीडर्स थे बच्चों एक तरीके से बहुत कॉशियस एटीट्यूड, बड़ी सावधानी बरतते हैं हिंदी के इस्तेमाल को फैलाने में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ज्यादा प्रमोट करेंगे तो लोग बोलेंगे हिंदी को इतना क्यों प्रमोट करें, बाकी भाषाएं भी तो बहुत कॉशियसली उसको प्रमोट करते हैं। साथ ही में बच्चों हम लोग देखते हैं हमारे संविधान के हिसाब से इंग्लिश जो कि अंग्रेजों की भाषा है उसका ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो इस्तेमाल है वो बंद होना था इन 1965। लेकिन बहुत से ऐसे इंडिया के स्टेट्स जैसे कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं स्पेशली, आप सभी को पता है कि वहां पे लोग हिंदी कम इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। तो बहुत से नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने डिमांड करा कि इंग्लिश का जो इस्तेमाल है वो कंटिन्यू होता रहे फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। एंड तमिलनाडु में तो ये जो चीज है काफी वायलेंट हो जाती है, काफी हिंसक हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई आवर लीडर्स दे कंसीडर टू द डिमांड। उन्होंने बोला कि ठीक है, इंग्लिश का भी इस्तेमाल हम कंटिन्यू कर लेंगे, इंग्लिश को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। तो इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी। और बच्चों यहीं पे हम देखते हैं कि तमिलनाडु में मूवमेंट जो है टुक अ वायलेंट फॉर्म। ऑलराइट, फिर व्हाट हैपेंड? Central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. But this promotion does not mean that they can impose Hindi on states where people speak a different language. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये चीज काफी वायलेंट हो गई कि इंग्लिश का यूज भी कंटिन्यू कीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात मान ली लोगों की और इंग्लिश को भी बच्चों एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, तो हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नाउ अलोंग विद दैट हिंदी को प्रमोट करने की पॉलिसी आज भी हमारी केंद्रीय सरकार करती है। हिंदी में बात करते हैं क्योंकि हमारे देश की भाषा है यार, इंग्लिश में थोड़ी। ठीक है, तो हिंदी को प्रमोट करते हैं हम लोग डेफिनेटली। बट इस प्रमोशन का ये मतलब नहीं है, गलत मत ले जाना, प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि अपने देश की भाषा, लेकिन इस प्रमोशन का ये मतलब नहीं है बच्चों कि आप लोग किसी पे थोप रहे हो जबरदस्ती हिंदी भाषा को कि आपको हिंदी में ही बात करनी है, हिंदी में ही वो करना है। नहीं, ठीक है, आप प्रमोट कर रहे हो क्योंकि a large number of people in our country, it's like the medium of language, जिससे अलग अलग स्टेट्स के लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, कॉमन लैंग्वेज है ना। तो दैट इज वाई उसको प्रमोट करा जाता है, हमारी गवर्नमेंट द्वारा भी प्रमोट करा जाता है। बट इस प्रमोशन का ये मतलब नहीं है, इसको गलत डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत नहीं है कि हम किसी पे हिंदी थोप रहे हैं। हम किसी पे भी हिंदी नहीं थोप रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको आती है, आपको बोलनी है, बोलिए। ठीक है, सो जहां पे लोग डिफरेंट भाषा बोलते हैं वहां पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट दिस इज अनलाइक श्रीलंका। अरे भाई, श्रीलंका की तो कहानी अलग है। श्रीलंका में तो सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर सिन्हाला को थोप दिया गया था लोगों के ऊपर। बट ऐसा कुछ भी हम इंडिया में नहीं करते हैं बच्चों। हम लोग इंडिया में डाइवर्सिटी को हमेशा रिस्पेक्ट करते आए हैं, डाइवर्सिटी को हमेशा हम बढ़ावा देते आए हैं, किसी पे कोई चीज थोपते नहीं है। और बड़ी कॉशियसली हम लोगों ने एक लैंग्वेज पॉलिसी भी बना रखी है जहां पर हर भाषा को बराबर मान्यता दी गई है। इसी तरीके से बच्चों तभी फेडरलिज्म सक्सेसफुल है हमारे देश में, इन सब प्रैक्टिसेस की वजह से। नहीं तो अब
कब तक कुछ दंगे फसाद हो चुके होते। चलिए, तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जो है लास्ट चीज पर आते हैं, कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस करा जाता है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन। यार आपने बड़े क्लियरली पावर को डिफाइन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट, एक रेसिडुअरी लिस्ट भी बना दी, क्लियर स्पेसिफिकेशन कर दिया, की फीचर्स फेडरलिज्म के हमने पढ़ लिए। पर असल में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या इन चीजों पे उसी हिसाब से चलते हैं जैसे संविधान में लिखा है, या फिर इनके बीच में झगड़े ही होते रहते हैं? चलिए देखते हैं। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी। कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स है रियलिटी में काम करते हैं, टोटली डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड द लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। रूलिंग पार्टी और लीडर्स इन अरेंजमेंट्स को कैसे फॉलो करते हैं, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड मतलब कि फेडरलिज्म ढंग से काम कर पाएगा कि नहीं पाएगा, ये उस चीज पर डिपेंड करता है जैसे रूलिंग पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट्स काम करती हैं। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी दैट रूल्ड एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। बच्चों यहां तक ना बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखिए आपने फेडरल प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से लिख दिए हैं संविधान के अंदर, लेकिन असल में रूलिंग पार्टीज और लीडर्स इन अरेंजमेंट्स को कैसे फॉलो कर रहे हैं, और हाँ स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे फॉलो कर रही है, उस चीज पे निर्भर करेगा कि वो चीजें मानी जा रही हैं कि नहीं मानी जा रही हकीकत में। ठीक है, नाउ हम लोग देखते हैं कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा, हम बोल सकते हैं एक दबदबा तो क्या ही बोलेंगे, डोमिनेंस भी थी, साथ ही में पॉपुलैरिटी भी थी। तो कांग्रेस पार्टी बार बार जीतती थी, सेंटर पे तो जीतती ही थी, और मैक्सिमम स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती थी। तो एक तरीके से दैट वाज द एरा, दैट वाज द टाइम कि द कांग्रेस पार्टी वाज द डोमिनेंट पार्टी ऑल ओवर द कंट्री। हर जगह पे कांग्रेस की डोमिनेंस उस टाइम पर दिखती थी। तो मैक्सिमम स्टेट्स में भी, सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी दिखती थी। इस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स। और बच्चों उस टाइम पे क्या होता था, काफी गलत चीज होती थी कि जब किसी स्टेट में कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी की सरकार बन जाती थी, तो जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं स्टेट्स की पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी। संविधान को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे उन स्टेट पार्टीज को डिसमिस करने के लिए, हटाने के लिए, और अपनी सरकार एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये सब हरकतें इंडिया में होती थी। फिर क्या होता है, The central government would misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties। यही मैंने आपको भी बात बताई कि अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार किसी राज्य में बन जाती थी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल करके बहुत बारी उन स्टेट गवर्नमेंट्स को हटाने की, डिसमिस करने की कोशिश करती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और जो 1990s का टाइम पीरियड था बच्चों, हम लोग देखते हैं कि दिस वाज द टाइम ऑफ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो दिस वाज द टाइम पीरियड जब बहुत सारी अलग अलग रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टीज उभर कर आती हैं, मर्ज होकर आती हैं, और बच्चों एक नया एरा हमें देखने को मिलता है। अभी तक क्या चल रहा था, वन पार्टी डोमिनेंस एरा, लेकिन ये एरा टूट जाता है 1990s में, जब कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी बहुत धमाके से गिरने लगती है और बाकी सारी रीजनल पार्टीज अलग अलग क्षेत्रों में इमर्ज होती हैं। सो ये जो है बच्चों, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स एट द सेंट्रल लेवल। एरा ऑफ कोalition का मतलब है गठबंधन की सरकारों का टाइम आ गया था। ठीक है, तो दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। इस टाइम पे पावर जो है बच्चों बहुत सारी पार्टीज के बीच में शेयर होने लग गई, क्योंकि होता क्या था कि सेंट्रल लेवल पे कोई भी एक पार्टी अकेले अपने दम पे मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाती थी। तो अगर मैं अकेले नहीं सिक्योर कर पा रही हूं मेजॉरिटी, तो मेरे को दूसरी पार्टीज की सहायता लेनी पड़ेगी, एक गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, जहां पे एक तरीके से सेंट्रल लेवल पर भी एक पार्टी नहीं बल्कि बहुत सारी पार्टीज से पावर शेयर हो रही है, बहुत सारी पार्टीज के बीच में पावर शेयर हो रही है कोalition गवर्नमेंट बनने की वजह से। तो बच्चों बहुत सारी स्टेट पार्टीज भी होती थी, कुछ सेंट्रल लेवल पार्टीज होती थी जो कि कोalition बना के सेंटर में आती थी। तो पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर आता है, और साथ ही में स्टेट पार्टीज जो है उनको भी एक रिस्पेक्ट मिलने लगती है, उनको भी पावर मिलने लगती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिलने लगती है। और पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल लेवल पे जो पार्टी है वो डिसमिस कर देती थी, एवं है ना। लेकिन वो चीज अब मुश्किल हो गई। अब जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी इज्जत बढ़ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर मिलती है, और हर कोई एक तरीके से उस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में पावर एंजॉय करता है। सुप्रीम कोर्ट की एक मेजर जजमेंट भी आती है विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर। बच्चों साथ ही में एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा एपेक्स कोर्ट, उसकी एक जजमेंट आती है जहां पर मुश्किल हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दें। ठीक है, सो इट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर का मतलब होता है अपनी मर्जी से,
कोई चीज कर देना। तो पहले क्या हो रहा था, कांग्रेस पार्टी जब राइवल कोई पार्टी दूसरी आती थी स्टेट गवर्नमेंट में तो वो उसको डिसमिस कर देती थी, बट अब इस जजमेंट के बाद ये भी डिफिकल्ट कर दिया कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे। सो नाउ विद दिस वी सी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑटोनॉमी मिलती है, प्लस एक कोalition गवर्नमेंट के एरा के आने की वजह से बहुत सारी पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग होने लगती है और एक नया सिस्टम जो है पावर शेयरिंग का वो इंडिया में इमर्ज होता है। तो बच्चों देखो, यहां पर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि फेडरलिज्म के फीचर्स लिख देने से संविधान में फेडरलिज्म आ नहीं जाता है, पावर शेयरिंग हो नहीं जाती है। इट टोटली डिपेंड्स कि रियलिटी में जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल्स पे, सेंटर, स्टेट, लोकल, क्या वो उस अरेंजमेंट का पालन कर रहे हैं, क्या वो उसके हिसाब से चल रहे हैं, क्या वो उस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर क्या वो इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। सो टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट, लागू कैसे कर रहे हो उसको रियलिटी में। ऑलराइट, so I think with these three things, the creation of linguistic states, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से फेडरलिज्म का कल्चर इंडिया में प्रैक्टिस किया गया और सक्सेसफुल हुआ है ओवर द इयर्स। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जहां पे हम स्पेसिफिकली जो हमारा थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है जिसको बाद में लाया गया था संविधान में, विच इज द लोकल गवर्नमेंट, उसकी बात करेंगे। तो उस क्लास को बहुत ही अच्छे से अटेंड कीजिएगा। आई होप कि आज की क्लास में जो भी पढ़ा है वो सब क्लियर है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय।